हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं थर्ड लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का। और आज हम लोग जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, एक्चुअली कर चुके हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स इट। मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन वहीं से फंसेगा, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये 5 टॉपिक आज हमें डिस्कस करने हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं फालतू में, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन ऐसे ही कर लेना, वो भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। nth ऑर्डर रिएक्शन जानकारी के लिए है और छोटा सा उसका एक यूज़ है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऐसा मत समझना मैं लाइक करने बोल रहा हूँ वीडियो को, क्या मतलब मैं मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ, ठीक है। पसंद आए तो यार चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें कंसंट्रेशन से घंटा फर्क ना पड़े रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। मतलब आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए और वो दे रहा है प्रोडक्ट पी, ठीक है। बट इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है के इंटू ए की कंसंट्रेशन, ए का एक्टिव मास की पावर 0, कंसंट्रेशन की पावर 0। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को घंटा फर्क नहीं पड़ता ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है। तो क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए ए की पावर 0, ठीक है। चलिए इसको डिराइव करते हैं। तो आर की जगह लिख देंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। क्यों? क्योंकि ए की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो गया माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू के डी टी। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये आ जाएगा, माइनस उधर भेज दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कहाँ से कहाँ तक? ए नॉट से ए टी तक, और ये कहाँ से कहाँ तक? ये 0 से टी तक। तो इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा ए, डी ए का इंटीग्रेशन ए, जैसे डी टी का इंटीग्रेशन टी वैसे डी ए का इंटीग्रेशन ए। तो डी ए का इंटीग्रेशन ए आ गया, ठीक है। वैल्यूज डाल दो ए नॉट और ए टी, तो बेसिकली ये आ जाएगा ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अब माइनस को यहाँ भेज दो, सो देयरफॉर ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। हो गया ना राइम, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये हो गया फॉर्मूला हमारा, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो अभी आप लोगों को इनिशियल कंसंट्रेशन दे दे, कोई भी टाइम पे कंसंट्रेशन दे दे तो लॉग ऑग की झंझट है नहीं, सीधा माइनस करो आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा हाफ लाइफ निकाल लो, तो इसकी हाफ लाइफ भी तो आसान होगी। हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जिसमें कंसंट्रेशन पूरी हो जाए, मतलब 80 की जगह हमें पुट करना होगा ए नॉट बाई 2। सो देयरफॉर के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस 80 की जगह पुट कर दो ए नॉट बाई 2। सो देयरफॉर के टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2। एक में से आधा गया, बचेगा आधा, तो ए नॉट माइनस ए नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2। सो देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए नॉट बाई 2 के। तो ये आ गया आपका टी आधा, ये हो गई आपकी हाफ लाइफ, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्लीशन टाइम निकाल लो। कंप्लीशन टाइम मतलब वो टाइम जिस पे कंसंट्रेशन जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। सो देयरफॉर टी हाफ इज इक्वल्स टू, सॉरी कंप्लीशन टाइम मतलब टी सी बोल दो चलो, तो टी सी इंटू के इज इक्वल्स टू ए नॉट, क्योंकि ए टी तो 0 हो गया, तो के इज इक्वल, सॉरी कंप्लीशन टाइम इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए नॉट बाई के। सिंपल। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को घंटा फर्क नहीं पड़ता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन से। मतलब आर इज इक्वल्स टू, जब इसका रेट लॉ हम लिखेंगे तो वो आएगा आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0। आर को हम लिखते हैं डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0, मतलब वो हो गया 1। इसको वहाँ ले जाके इंटीग्रेट किया दोनों साइड तो हमें मिला ये एक्सप्रेशन, यहाँ पे माइनस यहाँ लाके थोड़ा चेंज किया तो वो हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन। हाफ लाइफ होती है ए नॉट बाई 2, हाफ लाइफ होती है ए नॉट बाई 2, ठीक है। सॉरी ए नॉट बाई 2 के हाफ लाइफ होती है ए नॉट बाई 2 के। कैसे निकाला? 80 की जगह ए नॉट बाई 2 डाला, सॉल्व किया, ए नॉट बाई 2 के आ गया, तो ये हो गई हमारी हाफ लाइफ। कंप्लीशन टाइम मतलब वो टाइम जिस पे कंसंट्रेशन जो हो वो कुछ ना बची हो, सबकी सब प्रोडक्ट में कंप्लीट हो गई हो, मतलब 80 0 हो जाए। तो 80 को यहाँ पे हमने 0 डाल दिया, 80 को 0 डाला तो ए नॉट बराबर के टी आ गया, और ए नॉट बराबर के टी आते ही हमने टी निकाल लिया ए नॉट बाई के, ठीक है। क्लियर? अंडरस्टूड? समझ में आ गया ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन? कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 करो, इंटीग्रेट करो, सिंपली सॉल्व करो, हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग इसके रिलेटेड कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है।
आइए अब चेक करते हैं ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। चलिए हम देखते हैं ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला ग्राफ हम बनाते हैं ए टी और टी के बीच में, फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे ए नॉट और ए टी के बीच में, फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे और क्या ही बना लेंगे हम लोग टी हाफ और ए नॉट के बीच में, बस। और कुछ बस और क्या ही बनाएंगे, सिंपल है। बाकी तो कुछ आएगा तो समझ लेना, वो है ना। ए टी और टी के बीच में हमें ग्राफ बनाना है, तो ए टी और टी को हम लोग इक्वेट करते हैं। ए टी को वहाँ भेज दो तो ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए टी। तो ए टी हमारा हो गया ए नॉट माइनस के टी, ये हो गया हमारा ए टी। तो y इज इक्वल्स टू हो गया एम एक्स प्लस सी, तो c माइनस एम एक्स है ना। तो बेसिकली जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो क्या है, y इंटरसेप्ट जो है हमारा वो है हमारा ए नॉट। ए नॉट हमारा क्या है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट सपोज कहीं यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली ये आपका ए टी है, तो ये आपका आया y इंटरसेप्ट ए नॉट, और जो m है वो नेगेटिव है, मतलब जो ग्राफ है वो ऐसे जाएगा। तो ये हो गया हमारा, और जो स्लोप है वो आएगी हमारी k के इक्वल। ठीक है, स्लोप जो हमारी आएगी वो आएगी k के इक्वल, बेसिकली माइनस k के इक्वल। तो ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, देखा ना कैसे पता चला। अब ए नॉट और ए टी के बीच में बनाना है, तो ए टी को वहाँ भेज दो। सो देयरफॉर ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी प्लस ए टी। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल्स टू सी प्लस एम। तो इसका ग्राफ कुछ खास जमेगा नहीं, तो छोड़ दो इसको। तो ये ए नॉट और ए टी के बीच में कैसे ग्राफ बनाओगे, देखो बेसिकली ए नॉट आपका y हो गया और ए टी आपका x हो गया और प्लस के टी, तो आपका जो y इंटरसेप्ट है वो c हो जाएगा। मतलब जैसे सपोज इंटरसेप्ट कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट मतलब क्या है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आपकी के टी हो जाएगी, और यहाँ से ये ग्राफ स्लोप 1 के साथ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ए टी का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो स्लोप कितनी होगी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर ये ग्राफ बनेगा, बट इसका कोई खास सेंस नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो y इंटरसेप्ट है वो के टी के इक्वल आएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 1। ओके, अब टी हाफ और ए नॉट, तो हमें पता है कि भैया टी हाफ का जो फॉर्मूला है वो होता है इसमें ए नॉट बाई 2k। तो टी हाफ और ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नथिंग बट y इक्वल टू एम एक्स हो गया ये। ठीक है, तो ये डायरेक्टली जाएगा ऐसा, और क्योंकि y इंटरसेप्ट नहीं है मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है, और जो स्लोप है यहाँ पे वो आएगी 1/2k। ठीक है, स्लोप क्या आएगी 1/2k। तो जैसे बाई चांस कभी आपको बोल दिया कि भाई थीटा जो है वो 60 डिग्री आ रहा है, तो मुझे रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताओ इस ग्राफ से। तो तुम्हें ग्राफ से दिख रहा है कि भैया tan 60 इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 1/2k है। tan 60 होता है 1.732 इज इक्वल्स टू 1/2k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3.464। दैट्स इट। क्लियर, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ्स हो गए, ये ज़रूरी नहीं है सीटी के लिए ज़रूरी है, बोर्ड के लिए नहीं। बोर्ड के लिए वही था बस, क्या ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी, दैट्स इट। चलो अब न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो भी दिए होंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, टेक्स्ट बुक में तो मिला नहीं मुझे, सॉल्व एग्जाम्पल में, बाकी पीछे होगा तो हम लोग 5th लेक्चर में करेंगे। तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए गिव्स बी। अगर इसमें ए जो है वो 80% रिएक्ट हो जाता है 2 घंटे में, ठीक है, जब ए नॉट 10 m है, तो टाइम पता करो जब ए 40% अनरिएक्टेड रहेगा, जब ए नॉट 50 m है। चलो क्वेश्चन कुछ नहीं समझा। क्वेश्चन ये है कि 2 घंटे में 80% रिएक्ट हो जाता है ए, कब, जब ए नॉट 10 m है तब। ठीक है, फिर वही ए कब 40% अनरिएक्टेड, मतलब कब 60% रिएक्ट हो जाएगा कितने टाइम में, जब ए की वैल्यू 50 m हो जाएगी तब। अभी भी नहीं समझे। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि पहली इंफॉर्मेशन की मदद से तुम के निकालो और उस के का यूज करके तुम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में टाइम भी अननोन है और के भी अननोन है। तो हमारा फॉर्मूला है ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। तो ए नॉट हमारा कितना है 10 माइनस 80% रिएक्ट हो गया, बचा कितना, ए टी हमेशा क्या होता है, ए टी होता है बचा हुआ। कभी भी गलती मत करना यार, कुछ लोग रख देते हैं। 80% रिएक्ट हो गया, 10 का 80% कितना होता है 8, तो 8 रिएक्ट हो गया, बचा कितना 2, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू के। टाइम कितना 2 घंटा, चलो घंटे में ले लो, तो के बराबर आ गया 8/4। ठीक है, के बराबर आ गया 4। हमें क्या पता करना है, कैलकुलेट टाइम इन विच ए इज 40% रिएक्टेड इफ ए नॉट 50 m है। अगर उसका इनिशियल कंसंट्रेशन 50 मोलर है और वो 40% अनरिएक्टेड है, मतलब 40% बचा हुआ है,
तो 50 का 40% कितना होता है? 50 का 40% मतलब 50 इंटू 40/100, 0 0 0 0 20, मतलब 20 80 है हमारा। तो ए नॉट माइनस 80 इज इक्वल्स टू के टी। तो ए नॉट हमारा है 50 माइनस 80 है हमारा 20, के है हमारा पता नहीं, के तो हमने निकाला ना 4, और टी हमें पता नहीं, वही तो पता करना है। सो देयरफॉर 30 बराबर 4t, सो देयरफॉर टी बराबर आ जाएगा 7.5 घंटा। 7.5 घंटा लगा किसको? ए को अनरिएक्टेड रहने में, 40% मतलब 60% रिएक्ट होने में। सिंपल क्वेश्चन था यार, देखो कुछ ज़्यादा भारी नहीं था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें आपको बोला है कि 80% रिएक्ट हो जाता है 2 घंटे में जब ए नॉट इतना है। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमने के निकाला। ठीक है, चलो तो बल्कि मुझे ऐसा लिख देना चाहिए कैलकुलेट के, ठीक है, कैलकुलेट के, और फिर उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट टाइम इन विच ए इज 40% अनरिएक्टेड इफ ए नॉट इज 50 m। सिंपल है, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है यार, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम लोग ने पिछले में देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोलैरिटी पर टाइम, क्योंकि आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है m⁴ पर टाइम। टाइम फिक्स होता है, n की जगह वैल्यू बदलते जाओ, n की जगह आपकी बार जीरो डालोगे, क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जैसे ही जीरो डालोगे m⁴ आ जाएगा, तो m⁴ पर यूनिट टाइम। सेकंड, हाफ लाइफ इज T½ इज इक्वल्स टू A0/2K। ठीक है। तीसरा, कंप्लीशन टाइम इज फाइनाइट, क्योंकि ये जीपी नहीं बनाता है, कंप्लीशन टाइम इज फाइनाइट। ठीक है, तो टी कंप्लीशन डाल सकते हो, A0/K होता है। चौथा, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर्म्स AP, ठीक है, फॉर्म्स AB विद द कॉमन डिफरेंस KT। द KT का कॉमन डिफरेंस है वो AP बनाता है। कैसे? देखो, ठीक है, जैसे टाइम और कंसंट्रेशन एट एनी टाइम, एट दैट टाइम, बेसिकली जो ऊपर हम लोग टाइम लिखने वाले हैं। ठीक है, 0, T, 2T, 3T, 4T। चलो देखो, फॉर्मूला क्या हमारा? A0 - AT इज इक्वल्स टू KT। तो बेसिकली AT का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A0 - KT। तो जब T 0 है तो हमारा जो AT है वो क्या है? A0 है। जब T है तो हमारा जो AT है वो क्या है? A0 - KT है। जब T की जगह 2T डाल दोगे तो AT हो जाएगा A0 - 2KT। 3T डाल दोगे तो A0 - 3KT, और 4T डाल दोगे तो A0 - 4KT। तो आप अगर ध्यान से देखो तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है -KT का। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है? -KT का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये हम लोग यूज़ करते हैं कंपटीशन लेवल पे। अभी के लिए आप लोग लिख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी मर्जी है, समझ में आया तो लिखो, नहीं समझ में आया तो मत लिखो। फिलहाल सिंपल चीज़ है कि जो भी रिएक्शन बची होगी, जो भी रिएक्टेंट बचा होगा, कंसंट्रेशन जो भी बची होगी रिएक्टेंट की, वो आगे जब रिएक्ट करेगी तो वो AP के फॉर्म में रिएक्ट करेगी, और AP खत्म हो जाता है। ठीक है, GP खत्म नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना अर्थक्वेक स्पेल वाला, तो वैसे ही होता है ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 2 एग्जांपल्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। बेसिकली यहीं दिखा देता हूँ मैं। चलो अच्छा, छाप लो इसको, फिर मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। हो गया? चलो चलिए, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला, जनरली photochemical reactions are of zero order। ठीक है, बट आपको अगर एग्जांपल लिखना है तो इसका एग्जांपल है H2 + I2 gives H nu 2HI। इसमें देखो
एच न्यू देते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो सरफेस कैटलाइज्ड होते हैं, ठीक है, सॉरी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो लाइट की मदद से होते हैं। और एक सरफेस कैटलाइज्ड भी होता है जनरली। सरफेस कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर ऑफ ज़ीरो ऑर्डर। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है 2NH3 जब मॉलिबेडनम के सरफेस पर होता है, ठीक है, तो उस सरफेस से उसको कैटलिसिस मिलती है और उससे वो रिएक्शन पॉसिबल होता है N2 + 3H2। तो ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन जो है एग्जांपल है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का पूरा हाल, ठीक है। क्वेश्चन नहीं कराएंगे उसमें सेकंड ऑर्डर पे, बस बता के छोड़ दूंगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में तो दिया भी नहीं है, बट CT वगैरह के लिए देख लो। चलिए अब हम लोग चेकआउट करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हमने देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी देख लिया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई A है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, सो R = आ जाएगा K × कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, ठीक है। सो -D ऑफ A अपॉन dt = K × कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। सिंपल है यार, अब तो आप लोगों को खुद ही डिराइव करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें कई बार मैं बता चुका हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा -dA अपॉन A स्क्वायर = K dt। तो 1/A² का माइनस बाहर निकाल दो, 1/A² का इंटीग्रेशन आएगा -1/A, तो ये आ गया -1 कंसंट्रेशन ऑफ A, और कहाँ से कहाँ तक, A0 से AT तक, और ये KT। सो देयरफॉर माइनस बाहर रहने तो पहले AT आएगा, तो 1 कंसंट्रेशन ऑफ AT माइनस 1 कंसंट्रेशन ऑफ A0, ठीक है। तो बेसिकली ये माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था, तो पहले जब AT आया, दोबारा जब A0 आया, तो ये माइनस इस माइनस को मिला के प्लस बना देगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये क्या हुआ तो मैं समझा देता हूँ सिंपली, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये और ये सब गायब कर दो = KT, ठीक है। बट ये माइनस अलग है यार, बात तो सही है। देखो ये माइनस बाहर है, पहले जब AT डाला हमने तो ये आया माइनस, और फिर ये माइनस तो यहीं पर है, दूसरा वाला जो माइनस आया वो फॉर्मूले वाला माइनस आया, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वाला। चलो ठीक है, अच्छे से कर देता हूँ मैं, देखो ध्यान से देखो, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ है, ठीक है। AT डाला तो यह है -1/AT, फिर से मैंने ये वाला माइनस कॉपी किया, फिर लोअर लिमिट के से पहले जो माइनस आता है वो वाला माइनस 1/A0, अब समझा, = KT, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया प्लस, तो ये हो गया -1 कंसंट्रेशन ऑफ AT प्लस 1 कंसंट्रेशन ऑफ A0 = KT, ठीक है। माइनस अंदर भेज दो, सो देयरफॉर 1/AT -1/A0 = KT। ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, 1/AT -1/A0 = KT। ये हो गया आपका फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। अब हम लोग क्या करते थे, हाफ लाइफ पता करते थे, तो हाफ लाइफ बताओ इसकी। AT की जगह रख दो A0/2, तो AT की जगह जैसे ही A0/2 रखोगे तो ये हो जाएगा A0/2, 2 ऊपर चला गया, -1/A0 = KT। तो 2 - 1 ये आ गया 1/A0, तो T हाफ आता है 1/A0 × K, ये होती है इसकी हाफ लाइफ। अच्छा, कंप्लीशन टाइम निकालोगे तो वो क्या आएगा, कंप्लीशन टाइम जो है वो नॉट डिफाइंड आता है, या इन्फिनिटी कह दो, क्योंकि जो AT है उसकी जगह जब 0 रखो तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो बेसिकली कंप्लीशन टाइम इसका नॉट डिफाइंड है, और जो इसकी हाफ लाइफ है वो आती है 1/A0 × K, ठीक है। ये हो गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए जो K की यूनिट है वो भी निकाल सकते हो। K की यूनिट का बेसिक फार्मूला क्या था, मोलैरिटी की पावर 1 - n पर टाइम, n की जगह 2 डाल दो, तो इसका फार्मूला आता है मोल इनवर्स dm की पावर -6, सॉरी डायरेक्टली लिखो यार, m की पावर -1 टाइम की भी पावर -1, ठीक है, क्लियर। चलो तो सिंपल है यार, अब तो चीज़ें हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन भी हो गया। ऐसे थर्ड ऑर्डर भी डिराइव कर सकते हो, फोर्थ ऑर्डर भी कर सकते हो, नेगेटिव फर्स्ट ऑर्डर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ग्राफ्स इसके देख लेते हैं हम लोग कुछ, और उसका लेक्चर स्टॉप मतलब आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चलो 2 ग्राफ दिखा देता हूँ मैं आपको, ग्राफ देख लो, यहीं पे देख लो, साफ साफ दिखेगा। मैं अगर हाफ लाइफ का ग्राफ बनाऊँ A0 के साथ, हाफ लाइफ का ग्राफ बनाऊँ मैं A0 के साथ, इसके साथ, तो आप लोग देख रहे हो A0 × T हाफ = 1/K आ रहा है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है। और दूसरा ग्राफ अगर मैं बनाऊँ 1/80 और 1/a0 के बीच में, 1/80 और 1/a0 के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 1/80 इज इक्वल्स टू KT प्लस 1/a0, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c वाला सीन है, ठीक है, जिसमें m क्या है आपका, m आपका 1 है, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री पे बना रहे हो आप, और c क्या है आपका, c आपका KT है, ठीक है। सो 1/80 और 1/a0, तो आपका जो स्लोप है यहाँ पे वो 1 रहेगा, क्योंकि आप जब 1/a0 को वहाँ ले जाओगे तो उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो उसका स्लोप तो 1 रहेगा, तो मेरे ख्याल से उसका कोई सेंस नहीं है। टाइम के साथ बना लेते हैं, चलो 1/80 का हम ग्राफ बना लेते हैं टाइम के साथ, तो 1/80 इज इक्वल्स टू KT प्लस 1/a0, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा y इंटरसेप्ट के साथ, ठीक है। जो y इंटरसेप्ट होगा वही आपका होगा 1/a0, और जो इसका स्लोप होगा वो रहेगा k के इक्वल, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा, इसका जो थीटा होगा, जो tan थीटा होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा k के इक्वल। इसे सिलेबस में है नहीं तो टेंशन मत लो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में ये सब था फिलहाल, ठीक है। ऐसे आप लोग डिराइव करते जा सकते हो, कोई भारी नहीं है। चलो देख लेते हैं आप लोग nth ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लिख लो जो मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था, यहाँ लिख लो एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, ठीक है। हाइड्रोलिसिस जब करोगे एस्टर का बेसिक मीडियम में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। इसका कंप्लीशन टाइम नॉट डिफाइंड होता है, हाफ लाइफ 1/a0 k होती है, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट m की पावर -1 टाइम की पावर -1 होती है। यही इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो वो सब आप लोग लिख सकते हो, बाकी नहीं लिखोगे तो कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग देखते हैं अपना nth ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तो थोड़ा और टाइम पास करते हैं, देखते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन का बताने का क्या सेंस है, कुछ भी सेंस नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा फ्लेक्स मार रहा हूँ कि ज़्यादा पढ़ लिया है। nth ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली आप लोग अगर याद कर लेते हो तो फिर आपको कोई भी अगर रैंडम ऑर्डर रिएक्शन दे देता है CET वगैरह में या JEE वगैरह में, तो वहाँ पे आप लोग फिर उसका यूज़ कर पाओगे डायरेक्टली, वरना डिराइव करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। नोट्स में डाल लेना, बाकी आपकी मर्जी है याद करना है या नहीं। आज जो आपको याद करना है उसमें सिर्फ 0 ऑर्डर रिएक्शन है अभी तक, जो मैंने 0 ऑर्डर रिएक्शन कराया, जो उसका एक न्यूमेरिकल कराया, बस वही, उसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है, नोट्स में भले डाल लो, ठीक है। सो इसका रेट n है, मतलब k a की पावर n हो गया, तो r की जगह मैं लिख सकता हूँ -d कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt इज इक्वल्स टू k a की पावर n। सो देयरफॉर ये हो गया -d कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर n इज इक्वल्स टू k dt। इस माइनस को वहाँ भेज दो और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a रेज टू n d कंसंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू -k dt, ठीक है। तो देयरफॉर 1 अपॉन a रेज टू n है, ठीक है। मान लो 1 अपॉन x रेज टू n होता, तो इसको मैं लिखता है x रेज टू -n, तो मान लो, चलो मानना क्या, मैं लिख ही देता हूँ, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर -n। इसको जब इंटीग्रेट कर दूंगा, कहाँ से कहाँ तक करना है, a0 से at तक, मतलब 0 से लेकर t तक, तो जब इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ a -n+1 अपॉन -n+1, लिमिट क्या है, a0 से at, और ये आ गया -kt। क्लियर, चलो देखो at डाल दो अब इसकी जगह, तो ये हो गया at -n+1 अपॉन -n+1, ठीक है, माइनस, अब की बार a0 इसमें कैलकुलेट कर लो, अपॉन -n+1 इज इक्वल्स टू -kt, ठीक है, ठीक है। अभी देखो ये माइनस अंदर भेज देते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, अरे पूरा मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, -n+1, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया at की पावर -n+1 अपॉन -n+1, ठीक है, माइनस a0 -n+1, ये यहाँ पे, और नीचे ये रह गया, कॉमन डिनोमिनेटर है ना, तो एक ही बार लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू -kt। इस माइनस को यहाँ भेज दो अब, ठीक है। सो देयरफॉर ये आ जाएगा -at की पावर -n+1 प्लस a0 की पावर -n+1 इज इक्वल्स टू kt। उस माइनस को यहाँ भेज दिया और नीचे आ गया -n+1, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। सो देयरफॉर ये आ गया a0 -n+1 माइनस at -n+1 अपॉन 1 -n इज इक्वल्स टू kt। सो देयरफॉर जो फाइनल आंसर आएगा आपका
वो आएगा 1/1 माइनस n ब्रैकेट में, मैं इस a नॉट को नीचे भेज रहा हूँ, मतलब 1/a के टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो 1/, जब नीचे भेजूंगा तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो -n+1 जो है उसका जब नेगेटिव ले लोगे तो वो n-1 हो जाएगा, मतलब n जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/a नॉट की पावर n-1 माइनस 1/at की पावर n-1 इज इक्वल्स टू kT। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, ये होता है हमारा फॉर्मूला nth ऑर्डर रिएक्शन का। तो इसमें n की वैल्यू अगर आप लोग 1 नहीं डाल सकते, बेसिकली 1 के अलावा सब डाल सकते हो, ठीक है। n कैन नेवर बी 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा, बाकी आप लोग जीरो ऑर्डर वगैरह तो याद कर ही सकते हो, ठीक है। देखो n की जगह अगर आप जीरो यहाँ पे डालते हो, n की जगह जीरो आपने डाला तो ये हो गया 1/1, ये जीरो डाला तो ये आया 1/, देखो मैं फायदा बता रहा हूँ, इसका फायदा क्या है। n की जगह आप जीरो डाल रहे हो तो 1/1 माइनस 0, 1/a नॉट 0 माइनस 1 माइनस 1/at 0 माइनस 1, तो यह आया 1/1 1/a नॉट की पावर -1 माइनस 1/at की पावर -1। उल्टा कर दोगे अब, क्योंकि ये इन्वर्स है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a नॉट माइनस at इज इक्वल्स टू kT। क्या यही फॉर्मूला था जीरो ऑर्डर का? यही था। अब n की जगह आप 2 डाल दो, तो n की जगह जैसे ही आप 2 डालोगे तो ये 1 माइनस 2, ये हो जाएगा -1, तो ये माइनस साइन अंदर चली जाएगी, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/at माइनस 1/a नॉट इज इक्वल्स टू kT। n की जगह 3 डाल दो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब एक आपके लिए होमवर्क है कि इसका हाफ लाइफ आप लोग निकाल के लाना, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, इसका हाफ लाइफ आप लोग निकाल के लाना, बट फिलहाल मैं आप लोगों को हाफ लाइफ लिखा देता हूँ, बट हाफ लाइफ आप लोग खुद से निकालना। क्या मतलब मैं नहीं निकाल पाऊंगा? अब इतना भी सच नहीं बोलना था। बहुत आसान है यार, at की जगह जैसे आप लोग a0/2 रखोगे ना, पूरा सॉल्व हो जाएगा लिटरली। देखो कैसे, at की जगह जैसे, चलो कर ही देता हूँ यार, तुम्हें यार मुझ पे शक मत किया करो यार तुम। देखो पूरा करके दिखा देता हूँ यार, अच्छा नहीं लगता यार, तुम शक कर लिए यार। देखो 1/1 माइनस n 1/a नॉट की पावर n-1 माइनस 1/a0/2 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू kT। ये हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। हम कैलकुलेट कर रहे हैं हाफ लाइफ, at इज इक्वल्स टू a0/2। सो 1/1 माइनस n, ये हो गया 1/a नॉट की पावर n-1। ये देखो 2 की पावर n-1 नीचे है, इसको मैं ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो ये हो गया 2 की पावर n-1 और नीचे हो गया a नॉट की पावर n-1 इज इक्वल्स टू kT। डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, सो देयरफॉर फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 रेज टू n-1 अपॉन 1 माइनस n a नॉट की पावर n-1 इज इक्वल्स टू kT हाफ। सो देयरफॉर t हाफ का फॉर्मूला आ गया 2 रेज टू n-1, ठीक है, 1 माइनस 2 रेज टू n-1। चलो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो आ जाएगा 2 रेज टू n-1 -1, मतलब जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया और मैं इस पर्टिकुलर ब्रैकेट से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो ये बन जाएगा n-1 और अंदर आ जाएगा a नॉट की पावर n-1 और ये साथ में k तो है ही। अब देखो n की वैल्यू 1 नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 1 डालने पे नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो n की वैल्यू 1 नहीं डाल सकते। अच्छा n की वैल्यू 0 डालो, n की वैल्यू 2 डालो, ज़्यादा आसान है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का हमें याद भी है, मतलब 0 डाल के भी देखो, फिर से प्रूव नहीं करूंगा मैं खुद को, अब तुम करना। n की वैल्यू 2 डालो तो 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 2 माइनस 1 अगेन 1 हो गया, तो न्यूमरेटर में 1 हो गया, 2 माइनस 1 a नॉट बचा, यहाँ पे k बचा, 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1/k इंटू a नॉट। क्या यही सेकंड ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है? यही होती है। तो बेसिकली ये जनरल केस है, इससे आप लोग कोई भी फ्रैक्शनल 0 -1 -2 √3 कुछ भी कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाए, आप लोग कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो ये एक जनरल केस मैंने आप लोगों को बता दिया। हम लोग देखते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी आपके टेक्स्ट में वो भी कराऊंगा। चलिए फिलहाल देख लेते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो चलिए चेकआउट करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही आसान सी चीज है, इसमें कोई तूफान नहीं है, कब से मैं बोले जा रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा भी नहीं है। चलो एक रिएक्शन लेते हैं, CH3COCH3 गिव्स आउट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स आउट CH3COOH प्लस CH3OH, ठीक है, 3 कार्बन, ओके, 4 4 8 हाइड्रोजन, 6 2 8 हाइड्रोजन,
3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ओके, तो ये हमारा एक रिएक्शन है। इस केस में होता क्या है ना कि जो वाटर है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, वेरी लार्ज अमाउंट में। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है 0.02 मोल और वाटर प्रेजेंट होता है 20 मोल, या फिर कंसंट्रेशन में बोलो तो 0.02 m और वाटर प्रेजेंट होता है 20 m में इस केस में। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्रॉपर एग्जांपल है, रियल केस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब अपने मन से बोल रहा हूं मैं, ऐसा रियल में होता है। तो मैं जब रेट लॉ लिखूंगा तो रेट लॉ क्या लिखूंगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो दिखने में क्या लग रहा है कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, इसका दिखने में क्या लग रहा है कि इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2। बट क्योंकि यहाँ पे जो H2O है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जब रिएक्शन शुरू होगा तो वो CH3 के 0.02 मोल खत्म होते ही खत्म हो जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वाटर जो बहुत ही कम कंज्यूम हो रहा है। अब कहाँ 20 मोलर और कहाँ 0.02 मोलर। एक बात बताओ, तुम्हारे पास 20 रुपए है, तुम्हारे 20 रुपए में से मैंने बोला भाई तुम अपना 0.02 रुपया मुझे दे दो, तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। तुम गए वड़ा पाव लेने, तुम्हारे पास 9 रुपया थे, वड़ा पाव मिलता है 10 रुपए का, दे देंगे तुम्हें अंकल? चल बेटा कोई नहीं, ले लेंगे ना, क्योंकि 10 रुपए के सामने 1 रुपया कुछ भी नहीं है ना। वैसे ही 20 मोलर के सामने, चलो तो 10 रुपए के सामने 1 रुपया था, 20 मोलर के सामने 0.2 नहीं 0.02 मोलर, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जो H2O है वो तो बेसिकली कांस्टेंट ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि पूरा का पूरा जो रेट एक्सप्रेशन है वो डिपेंड कर जाता है CH3 पे। तो इसको होना चाहिए था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको होना चाहिए था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट होता है ऐसा है कि ये चीज और ये चीज मिलकर कांस्टेंट हो जाती है, तो ये हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट इसको हम फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कुछ तो चेंज हो रहा है ना, 0.02 ही सही हो तो रहा है ना, लेकिन ड्रास्टिक चेंज तो सिर्फ इसमें ही हो रहा है, डिपेंड तो सिर्फ इस पे ही कर रहा है कि थोड़ा सा तो उधर हो रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं बोल सकते, सेकंड ऑर्डर भी नहीं बोल सकते, चलो इसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जहां पे K डैश की वैल्यू क्या होती है, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो बेसिकली K क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में कुछ भी कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट ही रहेगा, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो कांस्टेंट ही ना। 7 क्या है कांस्टेंट, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 28 बन गया। 28 क्या है, नया कांस्टेंट। तो बेसिकली K में H2O आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, नया कांस्टेंट K डैश। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है हम लोगों का स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको रेट वेट निकालने पूछ सकता है कि वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में तो नहीं, सीटी वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल कंसेप्ट आप लोग समझ लो, बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग न्यूमेरिकल लेक्चर में उसको ले लेंगे। चलिए, तो अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसमें से एक ये चीज जरूरी थी और एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन जरूरी था, बस बाकी सब टाइम पास हुआ है। चलिए, अब जो सबसे जरूरी चीज आ रही है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि जे एडवांस में भी उसके क्वेश्चंस आ चुके हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें 4 मेथड्स है टोटल। ठीक है, 3 मेथड्स में भी वर्क करें ना करें, चौथा मेथड बाप मेथड, बेस्ट मेथड। ठीक है, सो पहला मेथड है आपके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब इसमें आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया रहेगा। ठीक है, वरना पहला मेथड बेसिकली, चलो जीरो मेथड यहाँ पे है यूनिट देखना। ठीक है, चेक यूनिट। चलो पहला मेथड है चेक यूनिट, 5 मेथड हम लोग कर देते हैं। यूनिट चेक कर लो और यूनिट के हिसाब से चेक यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, चेक यूनिट ऑफ K। अगर K की यूनिट क्या है, मोल पर सेकंड है, तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सिर्फ पर सेकंड है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इनवर्स मोल इनवर्स सेकंड है तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो K की यूनिट चेक कर लो और उसके हिसाब से कमेंट कर दो। ठीक है, दूसरा मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होगा, इसमें K की वैल्यू दी होगी, जेई में आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। हमें मतलब मेरे सेशन में आया था पर्टिकुलरली, उसमें K की यूनिट, K का जो यूनिट है वो दिया था मोल पर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, और पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करो, मैंने सेकंड डाल दिया, सही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होगा कि समझ लो आप लोगों को यहाँ पे टाइम दिया है और यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन ऑफ A दिया है, टाइम सपोज यहाँ पे T दिया है, यहाँ पे 2T दिया है, यहाँ पे 3T दिया है, ऐसा कोई ना कोई आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है, T2 T3T की जगह हम लोग छोड़ते हैं T2 T3 ऐसा ले लेते हैं, T1 T2 T3, और कंसंट्रेशन आपको दी है A1 A2 A3।
तो इसमें आप लोग क्या करोगे, आप अज्यूम कर लोगे, ठीक है, आप अज्यूम कर लो फर्स्ट ऑर्डर। हमेशा सबसे पहले किसको चेक करोगे, हमेशा सबसे पहले चेक करोगे फर्स्ट ऑर्डर को, फिर चेक करोगे जीरो ऑर्डर को, फिर बिना चेक करे उसको सेकंड ऑर्डर का मार देना, क्योंकि फर्स्ट नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ तो सेकंड ही होना है, ठीक है। तो अज्यूम करो फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो के का एक्सप्रेशन क्या होता है, के का एक्सप्रेशन होता है 1/t ln a2/a1, ये हो गया k1, ठीक है। उसके बाद आप k2 निकालो, कैसे, 1/t ln a3/a2, राइट। इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन बची हुई कंसंट्रेशन, ऐसे निकालो। तो दोनों बार जब आप लोग निकालोगे, ठीक है, दोनों बार जब आप लोग निकालोगे, अच्छा a0/at इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन बची हुई कंसंट्रेशन, तो इनिशियल a1 है, बची हुई a2 है, ओके ओके ओके। तो a1/a2 आएगा और a2/a3 आएगा। तो ये दोनों आप लोग निकालो। अगर दोनों k1 की वैल्यू दोनों बार सेम आ गई, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा, चाहे आप पहली इंटरवल में निकालो, दूसरे इंटरवल में निकालो, तीसरे इंटरवल में निकालो, चेंज थोड़ी होगा। तो इसका मतलब k1 अगर k2 के इक्वल आ गया तो आपके अजम्पशन सही है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। बट अगर k1 k2 के इक्वल नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर अज्यूम करेंगे। जीरो ऑर्डर अज्यूम करके हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे k a0 - at इज इक्वल्स टू kt, a0 - at इज इक्वल्स टू kt। ऐसे हम लोग दो बार k फिर से निकालेंगे। अगर k इक्वल टू k आता है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर k नॉट इक्वल टू k आता है तो फिर मूव ऑन करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे। समझ गए ना, आप अज्यूम कर लोगे खुद से। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा दी, तो आप खुद से अज्यूम कर लोगे कि भाई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फिर उसकी हेल्प से आप दो इंटरवल में k1 k2 निकालो। अगर दोनों k सेम आ गया तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, अगर नहीं सेम आया तो जीरो ऑर्डर चेक करो, फिर से दो बार k निकालो, अगर दोनों सेम आ गया तो जीरो ऑर्डर है, नहीं आया तो सेकंड ऑर्डर पे मूव ऑन करो, वैसे सेकंड ही होगा फिर अगर वो भी नहीं आया, ठीक है। चलो पहले क्या चेक करोगे, फर्स्ट ऑर्डर, फिर क्या चेक करोगे, जीरो ऑर्डर, फिर क्या चेक करोगे, सेकंड ऑर्डर, दैट्स इट। चलिए थर्ड मेथड देखते हैं, सॉरी इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा एक और चीज, इफ टाइम इंटरवल इज सेम देन चेक फॉर AP रहा तो जीरो ऑर्डर, GP रहा तो फर्स्ट ऑर्डर, HP रहा तो सेकंड ऑर्डर। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो देख लो कि जो रिएक्टेंट्स बच रहे हैं वो कहीं AP, GP या HP तो नहीं बना रहे। HP बना रहे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखाए थे, लिख लेना, ठीक है। GP बना रहे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, AP बना रहे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड, सॉरी इसके ऊपर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर देखते हैं थर्ड मेथड। आइए, तो एन एलिमेंट डिकम्पोजेस 50% इन 53 मिनट्स एंड 73% इन 100 मिनट्स। तो हम मान लेते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर है, अज्यूम फर्स्ट ऑर्डर। हमने मान लिया कि भैया जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, तो k इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 टाइम कितना लग रहा है 53 मिनट्स, ln 50% कंज्यूम हुआ तो 100/50, मतलब बेसिकली ln 2/53। ये हमने निकाल लिया k1। अब k2 निकालता हूँ। अब क्या बोला है, 73% इन 100 मिनट्स, तो अब की बार 1/100 ln a0 कितना था, 100 था, 73% डीकम्पोज हुआ है, बचा कितना होगा 27, ठीक है। तो 1/100, अगर हम लोग इसको देखो 25 ले लें, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर दें, तो ये आ गया ln 4। ln 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 ln 2/100, कैसे, ln 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर था वो नीचे उतर गया, तो 2/100 ln 2, तो 2/100 ln 2, ये इससे कट गया, तो ये आ गया ln 2/50। अब अगर मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं किया होता तो ये जो k1 की ये वाली वैल्यू है और जो k2 की ये वाली वैल्यू है वो सेम ही आती है ऑलमोस्ट, तो देयरफॉर हमें k1 बराबर k2 मिल गया, तो इसका मतलब जो रिएक्शन था वो फर्स्ट ऑर्डर ही था। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये ज़्यादा तो आप लोगों को यूज़ नहीं करना, और ना ही इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन जिन पे आएगा वो आगे हैं और उनके ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक में भी न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। अच्छा थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड मतलब आपको ग्राफ दिया होगा और उससे आप लोगों को निकालना होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं आप लोगों को 3-4 ग्राफ दे देता हूं, आप लोग बता दो कि भाई कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। चलो देखो, मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया T½ और कंसंट्रेशन ऑफ A का, ठीक है, जो कि ऐसा है। मैंने आपको एक और ग्राफ दे दिया T½ और A0 के बीच का, जो कि ऐसा है। और मैंने आपको एक और ग्राफ दे दिया AT और A0 के बीच का, जो कि ऐसा है, ठीक है। चलो बताओ, तीनों का ऑर्डर बताओ मेरे को। तो सबसे पहले ग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, कांस्टेंट चले जा रही है। तो ये तो एक ही केस में था, कौन से केस में, फर्स्ट ऑर्डर में। दूसरे केस में हम देख सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे लीनियरली डिपेंड कर रही है,
तो ये तो जीरो ऑर्डर में था, क्योंकि जीरो ऑर्डर में टी हाफ आया था a0/2 के, तो ये आ गया जीरो ऑर्डर। इसमें हम लोग देख रहे हैं at और a0 के बीच में एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, ये तो एक ही केस में था फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है, दैट्स इट। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था ग्राफिकल मेथड तो मैंने लिखा ही नहीं, डायरेक्ट ही करा दिया। ये चौथा मेथड था, दैट इज ग्राफिकल मेथड। तीसरा मेथड था ना ये तो, चलो तीसरा मेथड था ये ग्राफिकल मेथड। अभी हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ मेथड। इस केस में क्या होगा, आपको दो हाफ लाइफ दी होगी, उसके बेसिस पे आपसे ऑर्डर पूछेगा। तो चलो दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं उसे। चलिए अब देखते हैं हम लोग हाफ लाइफ मेथड। इन दिस केस टू डिफरेंट t half means half life will be given at two different initial concentration, ठीक है। इस केस में ऐसा होगा। अच्छा मुझे जरा t half का फॉर्मूला बताना nth ऑर्डर में। उसका फॉर्मूला था 2n-1 - 1 अपॉन a0 की पावर n-1 इंटू k, और यहाँ पे भी n-1, यही था। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखो 2n-1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, n-1 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो आपका t हाफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है a0 की पावर n-1 के, ठीक है। तो इस केस में आपको करना क्या होगा, t हाफ फॉर फर्स्ट एलिमेंट अपॉन t हाफ फॉर सेकंड एलिमेंट का रेशियो लेना होगा, जो कि इक्वल होगा a0 की पावर n-1 फॉर सेकंड एलिमेंट अपॉन a0 की पावर n-1 ऑफ फर्स्ट एलिमेंट के, ठीक है। रेशियो लेना होगा दोनों की हाफ लाइफ का, और इनवर्स रिलेशन से रेशियो लेना होगा। मतलब 1/2 किया तो वहाँ पे 2/1 होना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। या फिर ऐसा ना लेके आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल ले सकते हो। कैसे, देखो प्रोपोर्शनल है ना, तो t हाफ इंटू a0 की पावर n-1 जो है वो प्रोपोर्शनल हो गए 1 के, मतलब बेसिकली ये कांस्टेंट हो गए मल्टीप्लिकेशन में। तो जो t हाफ इंटू a0 n-1 है फॉर फर्स्ट एलिमेंट, वो इक्वल हो जाएगा t हाफ इंटू a0 की पावर n-1 के सेकंड एलिमेंट के, ठीक है। तो ऐसे भी ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ। चलो ठीक है, करा देता हूँ उसको। चलो तो यहाँ पे बोला ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाफ लाइफ रिड्यूसेस टू 1/4। मतलब जो t हाफ फॉर फर्स्ट एलिमेंट था वो था t हाफ मान लो, और t हाफ जो सेकंड एलिमेंट है वो 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो गया, मतलब 1/4 ऑफ t हाफ हो गया, है ना। ओके, तो इन दोनों का रेशियो लेना है हमें, किसके इक्वल लेना है, ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अगर पहले कंसंट्रेशन a आई थी तो अभी 2a आई है, तो दूसरे केस में 2a आई है, और पहले केस में कितनी थी, a आई थी। मतलब a0 फॉर 1 इज इक्वल्स टू a आई। तो बेसिकली ये हो गया, a आई किसके नीचे आएगा, सेकंड वाले के सामने आएगा, सेकंड के सामने फर्स्ट, फर्स्ट के सामने सेकंड, है ना। तो सेकंड के सामने फर्स्ट केस में क्या था, a आई था, तो a आई की पावर n-1, और इसमें क्या है, इसमें है 2a आई की पावर n-1, ठीक है। तो ये इससे खत्म हो गया, ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू a आई की पावर n-1 खत्म हो गया, बचा 2n-1। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 की पावर n-1। बेस सेम है तो इंडेक्स भी सेम होगा, तो 2 इज इक्वल्स टू n-1, तो n इज इक्वल्स टू 3। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थी। नहीं समझा कुछ, देखो मैंने क्या बोला, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लिया कि पहले जो कंसंट्रेशन थी वो थी a आई, ठीक है, a1 मान लो था a आई, और जो a2 है वो जो अब कंसंट्रेशन है वो है 2a आई। इतना समझा, पहले कंसंट्रेशन a आई थी, अब 2a आई है। कैसे पता चला, डबलिंग द कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ रिड्यूसेस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो मान लो इनिशियल हाफ लाइफ था t हाफ, तो अभी कितना हो गया, अभी हो गया 1/4 t हाफ। ये किसका, ये t हाफ 2 है, और ये क्या है, ये t हाफ 1 है। तो हमें क्या करना है, रेशियो लेना है इनवर्स में। तो हमें क्या करना होगा, 1/2 इज इक्वल्स टू 2/1 करना होगा। तो मतलब t हाफ अपॉन 1/4 t हाफ, मतलब t हाफ अपॉन 1/4 t हाफ, मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू 2/1, मतलब 2ai अपॉन ai। तो 2ai अपॉन ai, ai कट गया, 2 की पावर n-1 यहाँ से बच गया, 2 की पावर n-1 यहाँ से बचा, 4 ऊपर चला गया, तो 4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर, ठीक है। आगे तो समझ गया ना। खैर ये क्वेश्चन भी बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा आपको। अब जो बताने जा रहा हूँ वो ब्रह्मास्त्र है, और वो जरूर आएगा, हर जगह आएगा, ठीक है। दैट इज इनिशियल रेट मेथड। चलो बताता हूँ क्या है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड क्या है कि इसमें आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिख रहे होंगे, ए बी कंसंट्रेशन और रेट के हिसाब से, ठीक है।
तो इसमें हम लोग अपने आंखों से देख के थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में जाते हुए उन्होंने क्या किया, बी की कंसंट्रेशन सेम रखी और ए की कंसंट्रेशन को डबल किया, ठीक है। पहले कंसंट्रेशन देखो किसके साथ क्या हुआ, फिर देखो रेट के साथ क्या हुआ, ए डबल हुआ बी सेम रहा तो रेट डबल हो गया, मतलब ए के डबल होने से रेट डबल हो रहा है। तो रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन है, जैसे रेट में चेंज हो रहा है वैसा ही ए में चेंज हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ए को डबल किया तो रेट 4 गुना हो गया, जैसा रेट में चेंज हो रहा है वैसा ही ए में चेंज हो रहा है, क्लियर। तो इसका मतलब ए का रिलेशन रेट के साथ लीनियर है, और लीनियर रिलेशन मतलब पावर कितनी 1। तो इसमें हम लोग पहले मान लेते हैं आर इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। हम क्या करते हैं, इसमें इक्वेशंस बनाते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे यार, तुम्हें क्या लगा हम लोग इमेजिनेशन से करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं। चलो पहले वैसे ही करते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि भाई लीनियर रिलेशन, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू तो 1 है। अब अल्फा की वैल्यू 1 आ गई ना, तो सिंपल है, बीटा की वैल्यू यूं आ जाएगी। कैसे पता है, पहले ही कॉलम को सिलेक्ट कर लो, पहले कॉलम को। तुम्हें ए की कंसंट्रेशन क्या दिख रही है 10, अल्फा की वैल्यू हमें पता चल गई 1 है, ठीक है। बी की कंसंट्रेशन है 20 की पावर बीटा, के की क्या वैल्यू है पता नहीं, आर की वैल्यू क्या है 5 × 10⁻³ दूसरा कॉलम ले लो, दूसरे कॉलम के हिसाब से आर की वैल्यू कितनी है 10 × 10⁻³ इज इक्वल टू के, ये हो गया 20 की पावर 1 और ये 20 की पावर बीटा, ठीक है। नहीं जमेगा, नहीं जमेगा, दोनों को डिवाइड करना है ना। अच्छा दूसरा केस ले लो, इसमें रेट की वैल्यू क्या है 80 × 10⁻³ इक्वल टू के, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 40। आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तुमने अल्फा निकाल लिया इमेजिनेशन से कि भाई एक्सपेरिमेंट 1 से 2 में जाते हुए बी कांस्टेंट रहा और जैसे ही ए को डबल किया रेट भी डबल हो गया, तो इसका मतलब ए का लीनियर रिलेशन है रेट के साथ, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 1 है। फिर उसके हिसाब से तुमने एक्सपेरिमेंट 2 और 3 लिखा यहाँ पे, या 1 और 3 लिखा, तो 1 और 3 लिखा तुमने। अब दोनों को डिवाइड मार दो, दोनों को डिवाइड मारोगे तो यह आ जाएगा 1/, दोनों को डिवाइड मार दिया हमने, तो दोनों को जैसे ही डिवाइड मारोगे के कट जाएगा, ये 10 × 2 = 20 हो जाएगा और ये 5 × 16 = 80 हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो ये हो गया 1/16 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 की पावर बीटा। 20/40 है ना, तो बेसिकली 20/40 के साथ कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा बीटा, तो 20 × 2 = 40, तो 2 की पावर बीटा, ठीक ठीक। तो ये हो गया 2 × 8 = 16, तो 1/8 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर बीटा, इसको सीधा कर लो, तो 2 की पावर बीटा इज इक्वल्स टू 8। तो मैं 2 की पावर बीटा 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, तो बेस सेम है तो इंडेक्स भी सेम होना चाहिए, तो बीटा की वैल्यू 3, मतलब बी के हिसाब से ऑर्डर कितना है 3 और ओवरऑल ऑर्डर कितना है 4, 1 + 3 4। समझ गए, इमेजिनेशन से ऐसे कर सकते थे। एक्सपेरिमेंट 2 से 3 में जाते हुए ए को कांस्टेंट रखा, एक्सपेरिमेंट 2 से 3 में जाते हुए ए को कांस्टेंट रखा और बी को डबल किया, बी को डबल करने से रेट 8 गुना बढ़ गया, रेट 8 गुना बढ़ गया, बी को डबल करने से रेट 8 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्यूब का रिलेशन है, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे तभी 8 आएगा, तो बीटा की वैल्यू 3। जिनको इमेजिनेशन नहीं हो रहा है वो ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अल्फा भी आपको इमेजिनेशन से नहीं निकालना था, हमने क्या किया, हमने 1 और 3 को लेके इक्वेशन बनाया। आप क्या कर सकते हो, 1 और 2 को लेके इक्वेशन बनाओ, 1 और 2 को लेके इक्वेशन बनाओ। देखो चलो 1 और 2 को लेके इक्वेशन बना के पहले अल्फा निकालता हूँ, फिर 1 और 3 से जैसे निकाला वैसे आप आगे कर देना। चलो 1 और 2 लेता हूँ, तो 5 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू के, 10 की पावर अल्फा और 20 की पावर बीटा, ठीक है, अपॉन 10 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू के, 20 की पावर अल्फा और 20 की पावर बीटा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही तुम देखोगे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये 5 × 2 = 10 आ गया, 10/20 है तो ये 2 आ गया, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 1। ऐसे निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से उठाए मैंने, पहले नहीं कराया था जानबूझ के क्योंकि आज कराना था। देखो पहला तो इनिशियल रेट वाला है, ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मल मेथड से भी कराऊंगा, बट पहले हम लोग सोच के करते हैं। बी की कंसंट्रेशन को सेम रखा और ए की कंसंट्रेशन को 0.4 से 0.6 किया, तो रेट भी 4 से 6 हुआ, तो इसका मतलब ए के साथ लीनियर रिलेशन है रेट का, तो इसका मतलब ए का ऑर्डर कितना है 1, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो इन्होंने ए को डबल किया और बी को भी डबल किया, तो ए को डबल किया तो इसको भी डबल होना चाहिए था, 4 × 2 = 8 होना चाहिए था, बट ये तो 8 टाइम्स हो गया है। बेसिकली देखो तो ये 10⁻⁻4 है, ठीक है, तो 3.2 को तुम लिख दो 32 और इसको बना दो 10⁻5, अब हो गया सही, वरना गलती हो जाती, ठीक है। तो बी को तुमने क्या किया, डबल किया और ए को भी डबल किया, बट ये तो 8 टाइम्स बढ़ गया, तो डबल करने से 8 टाइम बढ़ गया, तो ए के डबल करने से डबल होता, मतलब 4 × 2 = 8 आना चाहिए था, लेकिन ये 8 × 4 = 32 आ गया, मतलब बी के डबल करने से 8 × 4 हो गया, मतलब बी के डबल करने से 4 टाइम्स बढ़ा है, तो मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2 का,
एक रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 का, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आना चाहिए 3 का इसका। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली सॉल्व करते देखो। r इज इक्वल्स टू के, हमने मान लिया भैया a की जो ऑर्डर है वो है x और जो b का ऑर्डर है वो है y, हमने मान लिया। ठीक है, तो अब तीनों के लिए हम लोग लाइन से डेटा लिख देते हैं। पहला वाला डेटा अगर हम लोग लिखेंगे तो आएगा 4 × 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के, तो वही रहेगा, a की कंसंट्रेशन है 0.4 की पावर x, b की कंसंट्रेशन है 0.2 की पावर y। अब हम लोग दूसरे के लिए लिखते हैं, तो दूसरे के लिए आएगा 6 × 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के 0.6 की पावर x और 0.2 की पावर y। ठीक है, अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। जैसे ही दोनों को डिवाइड करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2/3 इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा 4/6 की पावर x। तो ये बेसिकली ये भी बचा है 2/3 की पावर x। तो दोनों का बेस सेम है, तो मतलब इंडेक्स भी सेम होगा, तो x इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 मुझे पता चल गया है, तो अब मैं ये दूसरे डेटा में x इक्वल टू 1 डाल देता हूँ। तो 6 × 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के इंटू 0.6 की पावर 1 इंटू 0.2 की पावर y। अब तीसरा केस लेते हैं। तीसरे केस में हो गया है 32 × 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के 0.8 की पावर 1 और 0.4 की पावर y। ठीक है, डिवाइड कर दो, ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म। 6/32 देखेंगे अभी। ठीक है, देखो 6/32 इज इक्वल्स टू 0.6/0.8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/8। ठीक है, इंटू ये 0.2/0.4 क्या हो जाएगा 1/2 की पावर y हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, थोड़ा भी समझ में आ रहा है क्या? तो ये 6 से 6 कट गया, ये हो गया 8 4 32। तो हमारे पास मिल गया 1/4, 1/2 की पावर y इज इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4। सीधा कर दो, तो 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस सेम है तो इंडेक्स भी सेम होना चाहिए, मतलब y की वैल्यू आनी चाहिए 2। तो प्रॉपर मेथड सॉल्विंग का ये होता है। बाकी अगर इमेजिनेशन से समझ पाओ तो जेईई में हेल्प हो जाएगी। तो हमने बोला भी था कि यार ओवरऑल ऑर्डर 1 + 2 3 आएगा, तो इसका ऑर्डर आया है 3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है अगर a की कंसंट्रेशन को मैं डबल करता हूँ b को कांस्टेंट रखते हुए, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होता है। मतलब a के डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, तो इसका मतलब लीनियर रिलेशन, इसका मतलब a का ऑर्डर 1 है, a का ऑर्डर 1 है। अब बोल रहा है a को ट्रिपल किया b को डबल किया, तो रेट 6 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब b का भी ऑर्डर 1 है। क्यों? क्योंकि a के ट्रिपल होने से रिएक्शन ट्रिपल होना चाहिए था, बट रिएक्शन 6 टाइम्स हुआ क्योंकि b भी डबल हुआ है। तो 3 2 6, 3 2 6, नहीं समझे? चलो छोड़ो, खैर ओवरऑल ऑर्डर 2 आएगा, ओवरऑल ऑर्डर 2 आएगा। a के रिस्पेक्ट में भी 1, b के रिस्पेक्ट में भी 1 आएगा। देखो निकालते हैं, r इज इक्वल्स टू के a की पावर x और b की पावर y। पहला केस लेते, पहले केस में बोला है a को डबल किया तो रेट भी डबल हुआ, मतलब ये हो गया 2r, a को डबल करने से, ठीक है, और b को कांस्टेंट रखा। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, r से r खत्म, k से k खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो x की वैल्यू आ गई 1। क्यों? क्योंकि 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया ना, 1/2 यहाँ बचा है और 1/2 यहाँ बचा है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया, मतलब x की वैल्यू कितनी है 1 है। तीसरे केस में क्या बोला, रिएक्शन 6 टाइम्स हो गया, मतलब 6r हो गया। a को ट्रिपल करने से मतलब 3a की पावर x और b को डबल करने से मतलब 2b की पावर y इंटू k। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, अब की बार इसको और इसको डिवाइड कर दो, r से r खत्म, k से k खत्म, तो बचा क्या, बचा 1/6 इज इक्वल्स टू a की पावर x अपॉन 3a की पावर x इंटू b की पावर y अपॉन 2b की पावर y। ठीक है, a से a भी खत्म, x की वैल्यू 1 है वो भी खत्म, सो 1/6 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू b अपॉन 2b की पावर y हुआ। ठीक है, b से b खत्म, 3 2 6 हो गया, 2 से 2 खत्म, बचा y इक्वल टू 1। फिर से वही आ गया यार, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 तो y की वैल्यू अगेन आ गई 1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, ओवरऑल ऑर्डर आ गया 2। सिंपल। तो थोड़ा खोपड़ी से भी कर सकते हो, खोपड़ी से नहीं होता तो झोपड़ी से भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टॉप करते हैं। अगला लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का फाइनल लेक्चर होगा, उसके बाद एक न्यूमेरिकल लेक्चर आएगा जिसमें एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बट अगला लेक्चर आखिरी होगा। ठीक है, थ्योरेटिकली, और न्यूमेरिकल भी तो कराते चल रहा हूँ मैं, ऐसा तो है नहीं कि न्यूमेरिकल छोड़ रहा हूँ, है ना। तो एक्सरसाइज का अलग से लेना है, क्या मतलब व्यूज़ के लिए लेना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर रहें ताकि आप उसको ढूंढ पाएँ, क्योंकि आपके लिए एक्सरसाइज ज़्यादा जरूरी है ना। ऐसा बीच में कराते रहूँगा तो आप कहाँ ढूंढोगे इसको। ओके, तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कॉलिजन थ्योरी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और आर्हेनियस इक्वेशन। 3 चीज़ छूट रही है, तीनों चीज़ सीख लेंगे और उसी के साथ हमारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा।
इसी शर्ट में ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।